आज के दिन फंडिंग लेने के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से साधन आसानी से उपलब्ध है? देखो, सबसे पहले तो फंडिंग का फंडामेंटल मैं क्लियर करता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि फंडिंग का मतलब कोई एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जो आके सीधा 100-150 करोड़ रुपए दे जाए। आप ऐसा समझ लो कि कमरा है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें दोनों लोग हैं, सरकार भी है और बिजनेस ओनर भी है। सरकार देना चाहती है, बिजनेस ओनर लेना चाहता है, बस उनको ये नहीं पता कि सरकार कहाँ गिरा रही है और वो कहाँ भाग रही है। दुनिया के पावरफुल लोगों से मैं मिला, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला, तो मैंने एक ही बात समझी कि वो ना टाइम मैनेजमेंट तो जानते ही जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कम्युनिटी जो है, समाज जो है ना, वो आपके पीछे और आपके सामने आपकी एक बैलेंस शीट तैयार करता है। एक व्यक्ति अरबों खरबों की बात कर ले, उसके पीछे बैठा हुआ जो समाज है ना, वो हर 3 साल में उसका ऑडिट रिपोर्ट निकाल देता है। तो समाज आपकी बैलेंस शीट बनाए रखता है, इसको सामाजिक बैलेंस शीट कहते हैं। और वो दिखाई बनती है आपकी हमारे भारत जैसे देश में, जहां हम स्पीकर्स की बात करते हैं, बिजनेस कोचेस की बात करते हैं। तो बिजनेस कोचेस हैं कौन? या तो उसने कभी लाइफ में बिजनेस ही नहीं किया, या दूसरा व्यक्ति वो है जिसने बिजनेस किया था, फेल हो गया, अब लोगों को बताता है बिजनेस में फेल ना हो उसके तरीके क्या, या तीसरा व्यक्ति वो है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, समस्याएं क्या आ रही है, बिजनेस कौन सा करें, कैसे करें, फंडिंग कैसे मिलेगी, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, तो आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम एक ऐसे बिजनेस गुरु को लेकर आए हैं जिन्होंने ना आज तक लाखों लोगों को मेंटरिंग की है, बल्कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अमित महेश्वरी जी, जो फाउंडर एंड सीईओ हैं मेटाज ओवरसीज लिमिटेड के, डायरेक्टर इंडिया हैं काइवेक्स एलिवेटर के, और साथ ही साथ ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग के फाउंडर एंड डायरेक्टर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस वो रन कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं कि बिजनेस कैसे करें। तो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आइए स्वागत करते हैं अमित जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी, आपका और आपकी समस्त टीम का और आपके सारे व्यूवर्स का हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सर, मुझे क्या लगता है ना कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस करने में हम सुबह से लेकर शाम तक घिरे रहते हैं जी। हमारे पास जो लोग आते हैं उनसे एक बिजनेस भी नहीं संभल रहा जी। आप एक बिजनेस मेंटर भी हैं, कोच भी हैं, कीनोट स्पीकर भी हैं, उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जितने आपके वीडियोस अलग अलग चैनल्स पर जाती हैं शायद ही किसी की जाती होंगी। और उसके अलावा आप मल्टीपल बिजनेसेस रन भी कर रहे हैं। जी। हाउ कम? टाइम मैनेजमेंट। कहते देखो, ये टाइम मैनेजमेंट को डेफिनेशन है ना, ये बोलने में तो बहुत शॉर्ट है कि आप समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दुनिया के पावरफुल लोगों से जब मैं मिला, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला, तो मैंने एक ही बात समझी कि वो ना टाइम मैनेजमेंट तो जानते ही जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं पीपल हैंडलिंग स्किल, लोगों को मैनेज करना जानते हैं। यस, है ना। और जब आप लोगों को मैनेज करना जानते होंगे तो आपके द्वारा मैनेज किए हुए लोग आपके काम को मैनेज करेंगे, और जब आपका काम वेल मैनेज रहेगा तो वो अर्निंग देना शुरू कर देगा। है ना। तो दुनिया के पावरफुल लोग पीपल हैंडलिंग स्किल पर काम करते हैं। अब वैसे भी आप किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलेंगे तो आप ये पाएंगे कि यार उसके अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा नहीं है कि वो मशीन चलाना जानता है, वो सारे सॉफ्टवेयर जानता है, वो सारी इंडस्ट्री के लूप होल जानता है, ऐसा नहीं है। बहुत सज्जन पुरुष आपको मिलेंगे, सामान्य व्यक्ति मिलेंगे, और बात करके आपको लगेगा यार ये इतने कामयाब कैसे हो। तो उनकी कामयाबी के पीछे एक ही चीज़ है, और वो है पीपल हैंडलिंग स्किल। जिस दिन आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस, आप सेकंड लीडरशिप बनाने पर काम करना शुरू कर देंगे। तो सेकंड लीडरशिप इंडिविजुअली एक तरह से लीडरशिप ही होती है। सेकंड लीडरशिप को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। देखो, देश के प्रधानमंत्री जिस समय देश में नहीं होते, हाँ जी, तो देश को कौन मैनेज करता है? गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री। हाँ जी, है ना। राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति। हाँ जी। मुख्यमंत्री ना हो तो उप मुख्यमंत्री। स्कूल का प्रिंसिपल ना हो तो वाइस प्रिंसिपल। टीचर ना हो तो मॉनिटर। हाँ बिल्कुल, है ना। तो हर एक जगह पर सेकंड लीडरशिप होती है। हर संस्था में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष का काम होता है सारी चीजों को संभालना। बिल्कुल ठीक उस तरह से जब आपके पास सेकंड लीडरशिप, मतलब आप अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष होना चाहिए, आप मंत्री हैं तो महामंत्री होना चाहिए आपके साथ में, या संगठन मंत्री होना चाहिए, अर्थ मंत्री होना चाहिए, कार्य मंत्री होना चाहिए, समिति मंत्री होना चाहिए। है ना। तो सेकंड लीडरशिप इसको कहते हैं। सेकंड लीडरशिप की एक खास विशेषता ये भी है कि जितनी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, उसके समकक्ष डिसीजन मेकिंग उसके पास होनी चाहिए, तभी वो सेकंड लीडरशिप होगा। ये नहीं है कि आपके पास बंदे तो हैं, वो काम तो कर सकते हैं, पर डिसीजन लेने के लिए आपको इन्वॉल्व करते हैं, बार-बार आप ही को फोन, तो सेकंड लीडरशिप नहीं हुई, वो सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो जो लोग सफल हैं, जो लोग बड़ी इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, जो लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंट बिजनेसेस में हैं, उन सभी के पास सेकंड लीडरशिप है।
उनकी गैरहाजिरी में, उनकी अध्यक्षता के बिना उपाध्यक्ष काम आसानी से कर लेता है। कर सकता है, और हर बात के लिए फोन नहीं करेगा, हर बात के लिए मेल नहीं करेगा आपको। उनके पास डिसीजन मेकिंग राइट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, और जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसके पास पीपल हैंडलिंग स्किल है। सर ये आपने ने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है, इसके विषय में हम 2 दिन बात भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगती है आज के दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो पीपल हैंडलिंग स्किल ही है, पीपल मैनेजमेंट ही है, और एचआर कह लो कि लोग आते हैं तो रुकते नहीं, हम सिखाते नहीं, सीख जाते हैं तो ठहरते नहीं। देखो ये बड़ी समस्या है। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। 3 तरह की कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर की, या मैन्युफैक्चरर, या ट्रेडर, या किसी बिजनेस के मालिक की। वो उनमें से किस चीज को मैनेज करता है उस पर डिपेंड करता है उसकी बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी। मैन मनी मशीन, मैन मनी मशीन, मैन मनी मशीन। अगर मैन्युफैक्चरर है तो मशीन भी इसमें आ जाती है। तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर होता है ना, वो मशीन मैनेजमेंट पर काम करता है, वो मशीनों को संभालता है। आप देखो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका सारा फोकस मशीन्स पे है। यार मैं फैक्ट्री में नहीं बैठूंगा तो मशीन चलना बंद हो जाएगी, लेबर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो मशीन मैनेजमेंट जानते हैं। बिल्कुल। दूसरे लोग जानते हैं मनी मैनेजमेंट, जो उनसे ऊपर निकल चुके हैं। मशीन्स कोई और मैनेज करता है, और उस मशीन से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से जो सेल्स आ रही है, सेल से जो रेवेन्यू आ रहा है, वो उसको मैनेज कर रहे हैं, मनी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो इनसे ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं, वो मनी मैनेज नहीं करते, वो मैन मैनेजमेंट करते हैं। अगर इफ यू कैन इजीली मैनेज योर मैन, देन योर मैनेज्ड मैन विल मैनेज योर मनी। इफ योर मनी इज प्रॉपरली मैनेज्ड, देन दैट मनी विल जनरेट गुड सेल्स एंड प्रोडक्शन। और जब गुड सेल्स एंड प्रोडक्शन के लिए आप लोगों को मैनेज करेंगे, तो आपके द्वारा मैनेज किए हुए लोग आपकी मशीन्स को मैनेज करेंगे। तो मैन मनी मशीन, और इसके ऊपर आ गया मैनेजमेंट। तो दुनिया के पावरफुल लोग मैनेजमेंट पर काम करते हैं, और उसी स्तर पर जैसे हम देखते जाएंगे लोगों के संभालने की क्षमताएं बदलती जाएंगी। तो आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, सीखना है, तो आप अमित महेश्वरी जी को फॉलो जरूर करिएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत सारे बिजनेस की और आपके फायदे की। यहाँ पर आज आपको बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं जी। अब लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना इट मीन्स कि अपनी पूंजी का रिस्क, अपने समय का रिस्क, लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स का रिस्क। तो अगर हम बात ये करें कि अगर किसी को बिजनेस करना है, तो पहले 3-4 स्टेप्स क्या हो, क्या वो देखे कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मुझे कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ग्रेट। देखो हर एक व्यक्ति का ना बिजनेस का सिलेक्शन करने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, पर मैं ईश्वर को साक्षी मान के एक बात यहाँ कहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आप एक अच्छा बिजनेस चैनल चलाते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात जो बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती कहना एक तरह से पाप होगा, ठीक है। क्योंकि आपके साथ सारे जो लोग भी हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, फ्रेंचाइजी करते हैं, B2B करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ईश्वर के सामने ईश्वर को साक्षी मान के बात कहता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा ना, केवल और केवल वही शब्द कहूँगा जिसका मैंने प्रैक्टिकल मेरी इंडस्ट्री में किया है। मेरे पास गीता भी है वैसे। मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा वो वही कहूँगा जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया है। कई चीज ऐसी है मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, मुझे नॉलेज भी है, हाँ। फिर भी मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, जब तक मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं कर लूंगा। तो पहली बात, मैं अगर किसी बिजनेस का सिलेक्शन करता हूं तो मैं क्या 5 बातें उसमें देखता हूं। हर एक का देखने का नजरिया अलग है, पर जिन लोगों से मैंने सीखा, जिनके साथ मेरा उठना बैठना रहा, मैंने देखा कि बिजनेस को अगर करना है तो 5 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, मेरा ऐसा मानना है कि उसका टिकट प्राइस बहुत बड़ा होना चाहिए। ओके। नंबर 1, टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए, मतलब आपका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। 1-2 लाख, 10-20 लाख, 1-2 करोड़, 10-20 करोड़। और हर व्यक्ति के टिकट प्राइस को मनी में डिनोट किया जा सकता है। बहुत बड़ा और बहुत छोटी कोई चीज नहीं होती। ओके, ठीक है। तो मेरा मानना है टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ एक अपवाद है, कई बार ऐसा है कि टिकट प्राइस तो बड़ा है पर बिजनेस बड़ा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें लग्जरी बाइक्स की, हाँ जी, तो 3-4 लाख रुपए की एक अच्छी लग्जरी बाइक आ जाती है। ओके। तो यहाँ टिकट प्राइस बड़ा है। अगर मैं एक स्मॉल सेगमेंट में देखूं, 3-4 लाख का प्रोडक्ट, बड़ा टिकट प्राइस। ऐसी एक ई रिक्शा है, वो 2.5-3 लाख में आ जाता है। दोनों का टिकट प्राइस सेम हो गया, बिल्कुल बड़ा है, हाँ। लेकिन एक का यूजर कौन है? एक लग्जरी बाइक रखने वाला, मतलब एक शौक वाला बंदा, शौकी आदमी। और एक रिक्शा खरीदने वाला कौन है? जिसको एक गरीब मजदूर, इसको काम करना है। हाँ। तो पहली चीज तो टिकट प्राइस बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, आपका जो बायर है वो HNI होना चाहिए, हाई नेटवर्क इनकम इंडिविजुअल होना चाहिए, ताकि वो उस प्रोडक्ट को आसानी से, नेसेसिटी के लिए नहीं, जरूरत के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, लग्जरी के लिए खरीदे। जैसे बुलेट खरीदने वाले लोग पैशन के लिए खरीदते, पैशन के लिए।
हाँ जी, थार खरीदने वाले लोग, जरूरत की गाड़ी नहीं है थार, एक लाइफस्टाइल व्हीकल है बिल्कुल ना। जबकि एक उसी रेट पे आने वाला थ्री व्हीलर एक जरूरत की चीज है। उस रेट में बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारी चीजें आ हैं। जाती हैं। तो नंबर 1 टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए, और नंबर 2 दैट इज आपका जो बायर है वो HNI होना चाहिए, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल या हाई नेटवर्क इनकम ग्रुप का बंदा होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी चीज, वो बिजनेस ऐसा हो कि जिसमें फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, मतलब वो बिजनेस कम लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा हो। दोबारा सुनिएगा, कम लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा हो। जैसे एक समय पर मोबाइल फोन सुपर लग्जरी था, हाँ जी, बड़े रिच लोग रखते थे, 16 रुपए मिनट इनकमिंग, 16 रुपए मिनट आउटगोइंग, तो जिसकी एक कॉल की वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा होगी वो रखेगा। हाँ जी, लेकिन अब वो नेसेसिटी पर पहुंचता चला गया। बिल्कुल। लिफ्ट्स जो है, जैसे मॉड्यूलर किचन है, हाँ, एक व्यक्ति को खाना बनाने के लिए एक स्लैब चाहिए, पार्टीशन चाहिए सामान रखने के लिए, वो हो गई नेसेसिटी की किचन। लेकिन एक लग्जरी हाई एंड फीचर लोडेड एडवांस AI सिस्टम लोडेड हाई एंड जो किचन है वो लग्जरी का पार्ट है। हाँ वो जी। कौन लगाएगा अपने घर के अंदर 10-20 लाख की किचन, जिसके शौक 10 घर होगा, का लेवल बहुत बड़ा होगा और 10-20 ऐसे लाख नहीं। उसके लिए पेनी एक्सपेंस होगा। ठीक है। लिफ्ट नेसेसिटी थी हाई रेस बिल्डिंग के लिए कि अगर 8 माला 10 माला 20 माला जाना है तो लिफ्ट अनिवार्य है, चाहिए चाहिए। लेकिन आज आप बंगलोज में, फार्म हाउसेज में, कोठी में आप सिंगल फ्लोर ग्राउंड से फर्स्ट पे जाने के लिए, मतलब ग्राउंड पे ड्राइंग रूम है और फर्स्ट में बेडरूम है, वहां जाने के लिए लिफ्ट लग रही है। तो वो चीज लग्जरी से नेसेसिटी में कन्वर्ट हो रही हो, साथ साथ क्लास से वो मासेस में जा रही हो, जो मासेस के लिए आज भी प्रीमियम है। एक समय ऐसा आएगा मासेस के लिए वो चीज आम हो जाएगी, 100%, है ना। जैसे मोबाइल फोन हो गया आज। तो क्या होना चाहिए कि फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो मेरा मानना है कि उस प्रोडक्ट का MRP नहीं होना चाहिए। यू आर द MRP डिसाइडर, यू विल डिसाइड योर ओन प्राइस। अगर हम कार की बात करें तो MRP फिक्स है, एक कार का प्राइस फिक्स है। हाँ, बिल्कुल पता है, मल्टीपल शोरूम्स पे जाएंगे एक जैसा प्राइस मिलेगा, पर एक चीज जो मेक टू ऑर्डर, इसको आप बना रहे हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो लाइक रोल्स रॉय, बिल्कुल। तो आपका प्राइस डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में। नेक्स्ट जो चीज है उसमें फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के साथ साथ एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बिजनेस का मॉडल आप रिप्लिका कर पाए, चाहे उसके फ्रेंचाइजी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या उसके नंबर ऑफ आउटलेट्स या कंपनी ओन्ड किसी भी तरह के हों, वो आप उसका बिजनेस का रिप्लिका कर सकें। और नंबर लास्ट कि वो बिजनेस आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि अगले कितने साल तक एक्सपेंशन पर जाएगा, फिर स्टैग्नेट होगा और फिर डाउन आ जाएगा। आपने कहा आपकी मल्टीपल इंडस्ट्री है, तो मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज 1999 से लेके 2007 तक एक लग्जरी कोर्स था, लेकिन जो टिकट प्राइस बड़ा था पर यूजर छोटा था। मतलब बहुत स्मॉल स्केल पर गांव विलेजेस के लोग या स्लम एरियाज के लोग वो कोर्स करते थे। टिकट प्राइस बड़ा था लेकिन यूजर छोटा था। फिर जब वो मॉड्यूलर किचन में आए तो टिकट प्राइस भी बड़ा हुआ और यूजर सेगमेंट भी बदल गया। लिफ्ट्स एलिवेटर्स में आए तो यूजर सेगमेंट बदल गया। अब क्यों आए, मैंने कहा था बिजनेस को ये जान लो कि कब वो बढ़ रहा है। तो मोबाइल इंडस्ट्री में रिपेयरिंग कोर्सेज की इंडस्ट्री 1999 से लेकर 2007 तक अप स्केल्स पर थी। 2009 में चाइनीज मोबाइल फोन आए, वो इंडस्ट्री धीरे धीरे स्टैग्नेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मोबाइल ही सस्ता है तो रिपेयरिंग सस्ती होगी, रिपेयरिंग सस्ती होगी तो कोर्स सस्ता होगा, कोर्स सस्ता होगा तो कम लोग करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। उसके बाद में जब चाइनीज मोबाइल फोन की बाढ़ आ गई मार्केट में, ओवो, वीवो, फिर जेन और इतने नाम जितने आप सोच सकते हैं, तो मार्केट डाउन आने लगी। किसी भी इंडस्ट्री के मर जाने से पहले जब वो वेंटिलेटर पे आ जाए, वो कहते हैं, बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो किसी की डेथ हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करे। समझदार व्यक्ति वो है कि जब वो वेंटिलेटर पे हो तो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड सिस्टम को इंप्लीमेंट करा ले, ताकि आने वाले समय में परेशानी ना, बात के झगड़े ना हो। तो व्यापार में जब आपका व्यापार स्टैग्नेट हो जाए तो आप ये विजुलाइज कर लें कि कितने साल में स्टैग्नेट हुआ है और अगले कितने साल में इंडस्ट्री डूब जाएगी या खत्म होने की कगार पे आ जाएगी या सामान्य इनकम पर आकर रुक जाएगी। और उसी समय पर आप अपनी इंडस्ट्री में नए बिजनेसेस, नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज या नई इंडस्ट्री पे काम करने का प्रयास करना शुरू कर दें। 2009 में हम समझ गए थे मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो 2009 से नए बिजनेस की तलाश में 2009 में 10 में और 11 में और नीचे आया, तो 12 में हमने मॉड्यूलर किचन का बिजनेस शुरू किया, जो उस समय इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसेस में एक था, क्योंकि स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन अपने आप में बहुत प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट है, 100% हर कोई जानता है मेटास। और 2012 से लेकर 2023 तक वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। आज हमारी इंडस्ट्री के निकले हुए
1000 से ज्यादा लोग हैं जो मॉड्यूलर किचन सेम बिजनेस में है। देन वी एंटर्ड इनटू द लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पर टिकट प्राइस भी बड़ा है, इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है और लाइफ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग लगती है, स्मॉल स्केल पर कोई कर नहीं सकता, है ना। लाइसेंसिंग है, अप्रूवल्स है, क्योंकि लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर मार्केट भी तो बहुत बड़ा है हर एक जगह। देखिए मार्केट कहते हैं ना कि मैं इसी मार्केट में कब एंटर कर सकता हूँ। एवरी टाइम एनीबडी कैन एंटर इन मार्केट एंड एट एनी टाइम कैन एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में पेनिट्रेशन इतना बड़ा है कि जितने लोग आ जाएं उतने लोग कम है। बिल्कुल, बस जरूरत है नए तरीके से आने की। कहते हैं ना कि वही करोगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला। अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो सच में वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। तो और कोई नया करने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने सफलता के सारे फार्मूले लिख डाले हैं, बस उन पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है किसी नए तरीके से। तो नया जो कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है, आपने इसको बिल्कुल बता दिया कि कैसे इंडस्ट्री चुननी है। अब ये तो आपको पूरा फॉर्मूला मिल गया इंडस्ट्री चुनने का कि कैसे आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मान लीजिए लिफ्ट बिजनेस में जाना है, मोबाइल बिजनेस में जाना है, या XYZ कोई और किसी भी बिजनेस में जो भी वो करना चाहता है। अब उसके बाद उसे पहले एनालाइज कैसे करना चाहिए वेदर आई एम द राइट फिट फॉर द बिजनेस और नॉट। देखिए एवरी पर्सन इज फिट एंड राइट फॉर द बिजनेस अनलेस और अनटिल ही इज हैविंग अ राइट स्ट्रेटेजी। दुनिया का कोई भी व्यापार फेल नहीं होता, व्यापारी फेल नहीं होता, व्यापार को चलाने की स्ट्रेटेजी फेल होती है, ठीक है ना। अगर वो व्यापार फेल हो गया है तो इसका मतलब उस बिजनेस में इस ब्रह्मांड पे कोई व्यक्ति नहीं जो कामयाब हो जाए। 100%। अगर उसी बिजनेस में कोई एक व्यक्ति अपार सफलता हासिल कर ले, एक सामान्य रह जाए और एक नीचे चला जाए, डूब जाए, तो इसका मतलब व्यापार में दम था, उसकी स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग थी। तो राइट बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट किस टिकट प्राइस का है, उसका बायर आपको कहाँ मिलने वाला है, आपका राइट मार्केट प्लेसमेंट कहाँ होगा। और एक ही तरह के प्रोडक्ट के मार्केट प्लेसमेंट भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करता है, तो रेडीमेड शर्ट तो आपको 600 रुपये में भी मिलती है, 6000 में भी मिलती है और 60,000 में भी मिलती है। तीनों ही प्रोडक्ट शर्ट है। हाँ जी। तो आपको किस तरह के मार्केट सेगमेंट में पेनिट्रेट करना है, उसी तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत साल पहले अगर टीवी पर जो ऐड देखते थे हम सैमसंग की, नोकिया की, तो उसमें एक टॉर्च वाला मोबाइल फोन आता था। उसमें एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा है, ट्रक खराब हो जाता है, रोकता है, टॉर्च से चीजें चेक करता है, क्योंकि वो उसी तरह के बायर के लिए मोबाइल बनाया गया है। लेकिन उसी समय पर नोकिया का एक बहुत स्टाइलिश फोन जिसमें कैमरा और ब्लूटूथ और इंफ्रारेड भी हुआ करता था उस टाइम पर, तो उसका जो यूजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आलीशान पार्टी दिखा रहे हैं, वो वीडियो वहां रिकॉर्ड कर रहा है ना। और फिर आया एक बिजनेस मोबाइल, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और इस तरह के डिफरेंट सेगमेंट्स आए। बिल्कुल। तो उसकी एडवर्टीजमेंट अलग तरह की थी। तो जिस तरह की आप मार्केटिंग करेंगे उस तरह का आपका मार्केट में पेनिट्रेशन होगा। वहां पर कंपटीशन सब जगह मिलेगा। लो लेवल पे भी कंपटीशन है, मिड लेवल पे भी कंपटीशन है, हाई लेवल पे भी कंपटीशन है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपके प्रमोशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, इस पर निर्भर करेगा कि आप सफलता हासिल करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर आपने ये भी बताया कि किस तरीके से आपको बिजनेस चुनना है। अब बिजनेस चुनने के बाद आपको सही मार्केट फिट कैसे चूज करना है, क्योंकि अगर आप गलत जगह मार्केटिंग करोगे, गलत ऑडियंस चुन लोगे, तो आपको सही क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं। एक बढ़िया एग्जांपल बोलता हूँ इसका। एक लेडी थी, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उन्होंने कहा महेश्वरी जी मैंने इतनी एडवर्टीजमेंट कर ली लेकिन मेरे पास एडमिशंस तो छोड़ो, कॉल्स भी नहीं आए। ठीक है, तो इसमें क्या कमी है? मैंने कहा मैडम आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी ठीक है, मार्केट का प्लेस भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मार्केटिंग का कंटेंट आपने डिलीवर किया है वो अपीलिंग नहीं है। बिल्कुल, आपको ये नहीं बता पाए कि ग्राहक है कौन सा मेरा। ग्राहक को ये नहीं बता पाए कि हम करते क्या है। लर्न इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको कौन पढ़ेगा? अगर उसको पढ़ना ही आता होगा तो इंग्लिश पढ़ना क्यों सीखेगा आपसे, है ना। हिंदी में लिखा है कि हिंदी बोलना सीखें। बिल्कुल। तो जो हिंदी बोलना सीखे की लाइन पढ़ लेगा वो हिंदी सीखने क्यों आएगा, है ना। वेरी ट्रू। तो आपको ये देखना है कि आपका जो कंटेंट ऑफ मार्केटिंग है क्या वो कंज्यूमर को अपीलिंग है या नहीं, या वो मैसेज वैसे पहुंचा पा रहा है जैसे आप पहुंचाना चाहते हैं नहीं। यदि नहीं तो आपको स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करना है। जब आप लगातार काम करने की स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके हाथ में लगेगी जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। वेरी ट्रू। जैसे आप एक्सपर्ट है फ्रेंचाइजी बिजनेस की, फॉर एग्जांपल मैंने एक फूड आउटलेट बनाया
और मैं चाहता हूं मेरे फूड आउटलेट पे बहुत अच्छी सेल हो, लेकिन उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। कहते हैं मान लीजिए एक सोसाइटी में आपको प्लेस मिल गया जहां आपने शॉप खोली है, वहां है तो 2000 फ्लैट, पर वहां ऑक्यूपेंसी सिर्फ 200 की है। तो 200 के 10% लोग भी अगर कुछ खाने के लिए आते हैं तो 20 लोग आएंगे। 20 लोग आएंगे। इसमें बिजनेस कोई फेलियर नहीं है, सिर्फ आपका प्लेसमेंट गलत जगह पर है। लेकिन आप जैसा व्यक्ति एक मिला उनको, उन्होंने कहा, आपने कहा कि जी ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, बस सिर्फ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यही तो कम है, अब हम इसकी मल्टीपल आउटलेट बनाते हैं। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे की जरूरत नहीं है, हम इसको फ्रेंचाइज करते हैं। तो ऐसी जगह पर पहुंचे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है, तो जहां 2000 फ्लैट्स में 2000 लोग रह रहे हैं, उसका 10% आता है तो 200 लोग हैं। तो स्ट्रेटेजी चेंज करके, 100% प्लेसमेंट चेंज करके, और आपने काफी ब्रांड्स के लिए किया, आप मेटास के लिए भी काफी सपोर्ट करते हैं, आप काइबेक्स के लिए भी सपोर्ट करते हैं। तो राइट प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बढ़िया होनी चाहिए, और कोई ना कोई एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो ये बता दे कि इस बिजनेस को मल्टीप्लाई ऐसे करना है, मे बी लाइक गाइज लाइक यू, हाउ टू फ्रेंचाइज, हाउ टू मेक डीलर, हाउ टू मेक डिस्ट्रीब्यूटर। मास्टरी आपकी इसमें यार। थैंक यू सर। और आपने आज तक लाखों लोगों को सिखाया है, और बिजनेस करना भी सिखाया है, बिजनेस करने में हेल्प भी की है, और आप एक इंस्पिरेशन भी है लोगों के लिए। आप किस तरीके से मल्टीपल बिजनेस हैंडल भी कर रहे हैं सर। बिजनेस चलाना, बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, चलिए इसे आपसे सीख भी लेंगे और कर भी लेंगे, लेकिन एक जगह आकर लोग फंस जाते हैं जी, पैसा ही नहीं है, फंडिंग नहीं है। अब फंडिंग नहीं है तो आदमी क्या ही करेगा जी। आप आज के दिन फंडिंग लेने के लिए आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से साधन आसानी से उपलब्ध है? देखो, सबसे पहले तो फंडिंग का फंडामेंटल मैं क्लियर करता हूँ। लोग ये सोचते हैं कि फंडिंग का मतलब कोई एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जो आके सीधा 100-150 करोड़ रुपए दे जाएगा। फंडिंग्स का मतलब है फंड्स, हाँ जी, और फंड्स का मतलब है आपके पास पैसा, और इन्वेस्टर का मतलब है जो आपको दे दे। बिल्कुल ठीक बात। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है, वो मिड स्केल इन्वेस्टर है, लार्ज स्केल इन्वेस्टर है। जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए बिजनेस का अच्छा प्रपोजल बनाते हैं और प्रपोजल किसी को ऑफर करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा मॉड्यूलर किचन का बिजनेस है, एक बिजनेस में शोरूम बनाने में 40 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हम बिजनेस करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट का टिकट प्राइस 5 से 12 लाख रुपए, ऑन एवरेज हम 5 किचन पर मंथ सेल करते हैं, हाँ तो 20 से लेके 30 लाख रुपए की हम सेल करते हैं, जिसमें हमारा 25% अगर मार्जिन होता तो ये मेरा मार्जिन है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में या तो इन्वेस्टर आके मेरे पार्टनर बन जाए, या मुझे पैसा ऑन डेट दे दें, या मेरी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके आउटलेट खोल ले, हाँ जी, है ना। फंडिंग्स का मतलब केवल ये नहीं कि कोई पैसा दे जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। वो व्यक्ति आपको अपना नेटवर्क दे दे, वो भी फंडिंग है, एक तरह की रिसोर्सेज की फंडिंग। बिल्कुल। वो आपके साथ एसोसिएट पार्टनर बन जाए, वो भी फंडिंग है। वो आपके बिजनेस का एक्सपेंशन कराने के लिए एसोसिएट पार्टनर बन जाए और आपको लोगों से कनेक्ट करा के सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा दे, वो भी एक तरह की फंडिंग है। वो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर भी हो सकता है कि उसने कहा कि कंपनी के मैं सिर्फ 1000 शेयर लूंगा और 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको 10,000 दूंगा, वो भी फंडिंग है। वो कहता है कंपनी की 50% स्टेक होल्डिंग लूंगा और आपको 5 करोड़ दूंगा, वो भी फंडिंग है। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप है या बिजनेस ओनर है, वो एक आदमी ढूंढ रहा है कि एक आदमी इकट्ठा पैसा दे दे मुझे। अच्छा, डिमांड कितनी है? उसकी डिमांड इतनी है जितनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। वो कहता है 50 करोड़। मुझसे मेरे एक इन्वेस्टर ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच फंडिंग यू रिक्वायर्ड। आई सेड 10 करोड़ रुपीज। उसने कहा आर यू एलिजिबल टू इन्वेस्ट 20% ऑफ द फंडिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम मी। मतलब 10 करोड़ आप मांग रहे हो, 2 करोड़ लगा लेंगे। अगर बैंक भी कहता है ना आप प्रॉपर्टी खरीदो, 80% फाइनेंस हो जाएगा, 20% तो होना चाहिए। तो जो मांगने वाला है ना, उसको यही नहीं पता है कि मुझे मांगना कितना है। यदि वो खुद 20 करोड़ मांग रहा है और उसका 20% 4 करोड़ रुपए खुद लगाने में सक्षम नहीं है, उसको कभी फंडिंग नहीं मिलेगी। 100%। हाँ, अब फंडिंग मांगते कैसे है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके सर्कल में कौन कौन से लोग हैं जो नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टीज में, बिजनेसेस में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो कई कहते हैं ना कि यार कोई बढ़िया दुकान है सस्ती तो बताना, खरीद के बेच देंगे, वो भी इन्वेस्टर है। यू हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन लोग हैं। आपके सर्कल के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके नोन पर्सन हैं। और जिस दिन आपको फर्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग मिल जाए, चाहे वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ हो, फिर सेकंड लेवल शुरू होता है उनका नेटवर्क। जब आप अपने इन्वेस्टर को सही ग्रोथ देंगे, एक व्यक्ति जिसने आपकी कंपनी में सिर्फ 10,000 लगाए थे, हाँ जी, और उसको लगा कि मैंने जो 10,000 लगाए हैं वो नहीं डूबेंगे बल्कि ये बढ़ेंगे, तो वो व्यक्ति अपना नेटवर्क खोल देता है कि मेरे ये लोग हैं। जो आजकल देखते हैं ना स्कैम्स में हो जाता है कि पहले विश्वास जमाते हैं और फिर करोड़ों का स्कैम करके भाग जाते हैं।
तो स्कैम में और ओरिजिनल बिजनेस में यही डिफरेंस है कि वो भागते नहीं है हम्म, और वो भाग जाते हैं। आपको अपनी मार्केट में प्रेजेंस बनाए रखना है, अपने इन्वेस्टर के पैसे को बढ़ाना है, या खुद को उनको उनको पता लगना चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया है, कंपनी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको पिछले 13 साल से जानता हूँ, जी। और एक कोर्स भी मैंने आपसे सीखा भी था पब्लिक स्पीकिंग का, जी। और इवन दो बिजनेस की भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली। जी। तो पिछले 13 साल से मैं देख रहा हूँ आपने मल्टीपल हाइट्स अचीव की हैं बिजनेसेस में। तो आप जब किसी को इतने लंबे समय से देख रहे होते हैं जी। तो उसके प्रति मन में आपका मतलब विश्वास कितना हो जाता है, और अल्टीमेटली आपके लिए एक इंस्पिरेशनल भी हो जाता है वो जी। पर्सन। तो हम टिके रहे बिजनेस में, हाँ बड़ा आशीष जी, इम्पोर्टेंट इसमें है। एक बहुत बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अभी ना सामाजिक तौर पे बैठे हुए थे, कुछ लोग बातचीत हाँ। कर रहे थे, और ना कम्युनिटी जो है, समाज जो है ना, वो आपके पीछे और आपके सामने आपकी एक बैलेंस शीट तैयार करता है। हमारे सर्कल के जो लोग हैं, हम हाँ कुछ जी। भी बोलें, एक व्यक्ति अरबों खरबों की बात कर ले या कुछ लाखों की बात करे, उसके पीछे बैठा हुआ जो समाज है ना, वो हर 3 साल में उसका ऑडिट रिपोर्ट निकाल देता है। हाँ जी। कि ये व्यक्ति 3 साल में यहां से यहां तक पहुंचा है, इस व्यक्ति की हैबिट्स ऐसी हैं, इस व्यक्ति का नेचर ऐसा है, इस व्यक्ति का जो सोचने का स्तर है वो ऐसा है। तो समाज आपकी बैलेंस शीट बनाए रखता है, जिसको सामाजिक बैलेंस शीट कहते हैं, और वो दिखाई बनती है आपकी ग्रोथ से। हवा में कितनी भी बातें कर लो कि मैं मतलब मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, हमारे भारत जैसे देश में जहां हम स्पीकर्स की बात करते हैं, बिजनेस कोचेस की बात करते हैं, तो बिजनेस कोचेस हैं कौन? या तो उसने कभी लाइफ में बिजनेस ही नहीं किया है, या दूसरा व्यक्ति वो है जिसने बिजनेस किया था, फेल हो गया, अब लोगों को बताता है बिजनेस में फेल ना हो उसके तरीके क्या है। या तीसरा व्यक्ति वो है जिसने कभी बिजनेस भी नहीं किया और कभी ट्राई भी नहीं किया, वो कहीं ना कहीं से केस स्टडीज बना रहा है, बता रहा है, गूगल है, चैट जीपीटी है, बुक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है। बिल्कुल, वो इन्फ्लुएंसर बने हुए बताते हैं कि रेयरेस्ट, ये बड़े बड़े 100 करोड़ 200 करोड़ के बिजनेस फेल कैसे हो गए, हाँ जिन्होंने आज तक 2 लाख रुपए अपनी टीम में नहीं दिए। बिल्कुल। और दुर्भाग्यवश वो लोग बता रहे हैं जिनका ऑरा देख के जब उनका बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो पता लगेगा कि जो सूट उन्होंने पहना हुआ उसके अंदर जो शर्ट के पीछे बनियान है उसमें 4 छेद मिलेंगे, और जो वो ब्रांडेड जूते पहने घूम रहा है उसकी सॉक्स फटी हुई है अंदर से, मतलब अंदर से हाल खराब है बिल्कुल। लेकिन ऊपर से वो बिजनेस कोच है। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे देश में आज ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस कोचेस भी हैं जो रियल लाइफ में बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, और केवल वही विषय पर बात करते हैं जो उनका प्रैक्टिकल किया है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि मैं गीता पे हाथ रख के जी, करूंगा, मैं किया भी ईश्वर को बोला। साक्षी मान के बात करता हूँ। और दूसरा, समाज आपकी बैलेंस शीट बनाता है, जिसको सामाजिक बैलेंस शीट कहते हैं, कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति तरक्की करने वाला है, ये व्यक्ति लोगों के विश्वास को ना तोड़ने वाला है, या ये व्यक्ति के साथ अगर पैसा लगाए तो जीत निश्चित है। बिल्कुल। भगवान या किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन समाज आपकी बैलेंस शीट बनाता है, और वो बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट से ज़्यादा मजबूत होती है। वेरी ट्रू। है ना? आप कुछ भी कहते रहें, मैं कुछ भी कहता रहूँ, कोई कुछ भी कहता रहे, सामाजिक बैलेंस शीट बताएगी कि आप कहाँ पहुँचे, और आपकी ग्रोथ बताएगी। एक स्टेज से खड़े होकर आदमी कुछ भी बोलता रहे, ग्राउंड लेवल पे उसने जो किया है वो समाज को दिखेगा। सर, आपने बहुत सारे तरीके बताए, फैमिली, फ्रेंड्स, फ्रेंचाइजीज, आपके नियर एंड डियर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब आपके बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। जी। आज के समय में अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत में बिजनेस आगे बढ़े, और इसके लिए बहुत सारी स्टार्टअप स्कीम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसमें पैसे भी दे रही है गवर्नमेंट, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प भी कर रही है। इसकी नॉलेज नहीं है लोगों को, और मैंने देखा कि आप इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं लोगों को। तो क्या आप ऐसे कुछ स्कीम्स बता सकते हैं जिनसे कि एमएसएमईज और एसएमईज को फायदा? जी, सबसे पहले तो ना मैं एक मिथ क्लियर करता हूँ कि गवर्नमेंट का काम करना बहुत मुश्किल है, या गवर्नमेंट से पैसा लेना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा समझ लो कि कमरा है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उसमें दोनों लोग हैं, सरकार भी है और बिजनेस ओनर भी है। सरकार देना चाहती है, बिजनेस ओनर लेना चाहता है, बस उनको ये नहीं पता कि सरकार कहाँ गिरा रही है और वो कहाँ मांग रहा है। कोई ऐसा जरिया मिल जाए दोनों को मिला दे। तो वो तरीका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, जैसे एमएसएमई का पोर्टल है, जहां पर आप जब रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू आते हैं। बिल्कुल। एनएसआईसी जो आपको फंड्स को लेके भी सपोर्ट करता है, सिडबी जो फंड्स को लेके सपोर्ट करता है, फिर जेमेक पोर्टल है। आज आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हर वो प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं वो गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कंज्यूम होता है। 100%। है ना? अब गवर्नमेंट पैसा दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सीधा के ये ले बेटा ये मुद्रा लोन है, ये 15 लाख का ये ले ले, 1.5 लाख का ये ले ले, वो एक अलग बात है। लोन स्कीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन गवर्नमेंट मटेरियल प्रोक्योरमेंट स्कीम के अंतर्गत आपके पास अगर ऑर्डर है तो रॉ मटेरियल आपको सिर्फ एक गारंटी पर
आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल कराई थी, आपके पास किसी डिपार्टमेंट का परचेज ऑर्डर है और आप परचेज ऑर्डर के साथ बैंक में जाते हैं और एमएसएमई का एक लेटर लेके जाते हैं, तो बैंक आपको उसके ब्याह पर फंड दे देता है। मैं यहाँ बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ, 2023 से पहले हम सिर्फ प्राइवेट लोगों का काम करते थे, मतलब प्रोजेक्ट्स में एंड यूजर के साथ या किसी इन्वेस्टर के साथ। जब हमें ये पता लगा कि गवर्नमेंट के साथ काम करने के तरीके क्या हैं, तो हमारे काम करने के तरीके बदल गए। गवर्नमेंट कहती है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका टेंडर जेम के पोर्टल पर डला हुआ होता है। आपको केवल, जैसे हम बायर सर्च करते हैं, भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म से बायर भी सर्च करते हैं ना, ऐसी गवर्नमेंट भी हमारा एक बायर है। हमें केवल उसके पोर्टल पर जाना है, उसकी जरूरत को समझना है और अपना टेंडर फीड करना है। अब आप कहेंगे टेंडर फीड करना नहीं आता, आप ही की इंडस्ट्री में जब मल्टीपल लोग बैठे होते हैं तब भी आप टेंडर ही फीड कर रहे होते हैं कि मेरी कॉस्टिंग इतनी की, उसकी इतनी की, उसकी इतनी की, मैं बेस्ट प्राइस दूंगा। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि आप गवर्नमेंट को टेंडर में अपनी बिडिंग दे रहे हैं, प्राइस दे रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विसेज क्वालिटी अच्छी है, आपका प्राइस बेस्ट है, तो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी। अब गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो पैसा तो मिलेगा नहीं, वो तो कहेगी ठीक है बनाओ और लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट आपको एक परचेज ऑर्डर देगी। अगर आप गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, एक सिस्टम है, तो वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन पर काम करता है। दे विल रिलीज अ परचेज ऑर्डर टू यू। अब सपोज गवर्नमेंट ने आपको 2 करोड़ का ऑर्डर, प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया और वो लेटर रिलीज कर दिया। आप कहेंगे मेरे पास पैसे ही नहीं है 1 करोड़ 80 लाख रुपए का माल बनाने का, तो बैंक कहता है कि गवर्नमेंट का कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर आपके पास है, कम टू द बैंक, वी विल गिव यू फंड्स। अब वो लोन नहीं देंगे, वो आपके अकाउंट में ओडी लिमिट दे देंगे उस लेटर के बिहाफ पर कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हैं हमसे, जितना जरूरत यूज करोगे उसके हिसाब से। रॉ मटेरियल खरीदना है, पेमेंट करो, हो जाएगा, है ना। तो बैंक, गवर्नमेंट के परचेज ऑर्डर से ही आपको फंड्स के राइट्स मिल गए। अब उस फंड्स के राइट से जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट का ही माल बना रहे हैं, उनका तो बना ही रहे हैं, पर आप और भी मटेरियल बना रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो परचेज ऑर्डर गवर्नमेंट का तब मिलेगा जब आपको पता होगा कि टेंडर फीड कैसे करना है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए जेम के साइट पर जाओ, वहां देखो गवर्नमेंट को किस डिपार्टमेंट में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। कोई कह रहा है मैं स्टेशनरी बनाता हूँ, हाँ होता है ना, आप एनबीसीसी डिपार्टमेंट में जाओगे, आप इंडियन ऑयल में जाओगे, आप किसी भी पीएसयू में जाओगे, तो वहां उनका टेंडर होता है कि स्टेशनरी 50 लाख की खरीदनी है। आप कहोगे मेरे पास 50 लाख नहीं है, 50 लाख का ऑर्डर अगर आपको मिल जाए तो वो लेटर आपको बैंक पैसा दे देता है और उस पैसे के ब्याह पर आपका वेंडर आपको सप्लाई दे देता है। तो सर, आप गवर्नमेंट को अगर सप्लाई करने वाले बिजनेस बन गए तो आपको बाहर के भी मल्टीपल ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप गवर्नमेंट का काम करना शुरू करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग बन जाती है कि ये सरकार के साथ काम करते हैं, इनका पैसा सेफ एंड सिक्योर है ना। तो वेंडर की क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रांग होती है। वेंडर भी आपको कहता है सरकारी, अरे डीएमआरसी, जैसे हम लोग डीएमआरसी के लिए काम करते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल के लिए, इसके हम लोग रेलवेज के लिए काम करते हैं, हम लोग एनएच नेशनल हाईवेज के लिए काम करते हैं, हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए काम करते हैं, हम लोग एम्स के लिए काम करते हैं, हम लोग एनबीसीसी के लिए काम करते हैं। पर 2023 तक हमें नहीं पता रहा कैसे होता है, और आज मल्टीपल अथॉरिटी, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते थे कि पैसा होगा तो हम सरकार को माल दे पाएंगे, पर सरकार का कागज ही आपको पैसा देने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, फंडिंग आ गई आपके पास। और जब आपके पास क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है तो वेंडर भी आपको क्रेडिट देता है, यार ये डीएमआरसी का सर मेरा माल लग जाए तो ठीक है, मैं भी सब वेंडर कहलाऊंगा डीएमआरसी, और सस्ता मिलेगा, और सस्ता भी मिलेगा, है ना। फिर इन्वेस्टर कहता है कि ये कंपनी क्रेडिबल कंपनी है क्योंकि ये सरकार के लिए भी काम कर रही है। हाँ, जब आप एंजल्स के पास जाओगे या फिर आप वीसीस के पास जाओगे तो आप आपके बायर कौन है, आपके बायर कौन है, तो इसकी वजह से आपकी वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यस। सर, एक मिथ है लोगों का कि सरकार के साथ काम करना, तो चलो ठीक है, आपने बताया कि काम इस तरीके से कर सकते हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं आते वहां से। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है यार। आपने अच्छा अपने पॉडकास्ट में पूछा है मिथ्स क्या है। गवर्नमेंट का पैसा एक ऐसा पैसा है जो 101% सेफ एंड स्ट्रांग है, वो कभी नहीं डूबेगा। ओके, कभी नहीं डूबेगा, चप्पल नहीं डिले हो सकता है, चप्पल घिसनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको सही तरीका नहीं पता है तो। ओके, देखिए, गवर्नमेंट का काम करने के लिए आप किससे मिलोगे, गवर्नमेंट से या व्यक्ति से? किसी न किसी व्यक्ति से मिलेंगे। हाँ, और वो व्यक्ति कौन होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो व्यक्ति एक मीडिएटर होगा जो आपका काम डिपार्टमेंट से सीरियल वाइज कराएगा। आपको केवल सिस्टम एंड मेथड को समझना है और आपको वो रिलेशन डेवलप करना है कि आपके कहने, आपके मिलने से वो व्यक्ति आपका काम जल्दी कर दे। और चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ कन्वीनियंट चार्जेस हैं जो देने पड़ते हैं। देखो, और काम होता है, सेवा सबकी करो तो भी विवाह मिलेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गलत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो आपको डिपार्टमेंट के मेथड्स को पता करना जरूरी है, एसओपीज को पता करना जरूरी है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, और राइट तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए
आपका जो पीआई परचेज ऑर्डर जो था हम्म, उसके अगेंस्ट में जो इनवॉइस आपने रिलीज किया है हम्म, वो किस किस डिपार्टमेंट से कहाँ कहाँ जाते हुए और कौन डिसीजन लेगा, इसकी जानकारी मतलब ट्रैकिंग आपके पास होनी चाहिए। तो आपका पैसा कभी मारा नहीं जा सकता, डिले हो सकता है। बिल्कुल, ये जो आपको नॉलेज मिल रही है ना, ये लाखों की नॉलेज है और आप इस नॉलेज के साथ अपने बिजनेस सक्सेस कर सकते हो। सोचिए, एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई एंटर कर गया जी तो उसकी वैल्यू तो करोड़ में चली गई, हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ती चली धीरे धीरे जाएगी। बढ़ती चली जाएगी। गवर्नमेंट ने ना लेवल भी बनाए हुए हैं, हाँ। जैसे L5, L6, L4, 3, 2, हाँ। 1। तो जो लेवल L1 मतलब टॉप लोग हाँ बिल्कुल, हो गया हाँ। कि आपकी जो बिडिंग प्राइस है वो सबसे बेस्ट है, आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। जैसे लोन लेने के लिए सिविल होता है ना, हाँ, ऐसी बिल्कुल। गवर्नमेंट की एक रैंकिंग होती है। आप रैंकिंग 6 से शुरू करते हैं, फिर 5 पे आते हैं, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पर। आज हम मैक्सिमम काम L1 के लेवल के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो इसके सीक्रेट्स भी हम फिर कभी पूछेंगे, लेकिन आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसलिए कि वो कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं। नया साल भी आ रहा है तो, और बिजनेस करने के तरीके भी चेंज हो गए हैं और बिजनेसेस भी चेंज हो गए हैं। बिल्कुल। तो मैं अलग अलग कुछ लोगों के लिए, कैटेगरी के लोगों के लिए आपसे बिजनेस जानना चाहूंगा, क्योंकि आज तक आपने लाखों लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग दी है, हर तरीके के लोगों से आप मिले हैं और उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प भी की है। तो आज के दिन अगर हिंदुस्तान में कोई महिला घर पे रह के काम करना चाहती है, बोलती है ठीक है मैं घर पे रह के काम करना चाहती हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, कितने अमाउंट में? अमाउंट ठीक है सर, वो आपने तरीके बता दिए पैसे लेने का, तो जितना होगा वो अपने पास लगा लेगी, बाकी बाहर से पैसे ले आएगी। ये मैंने इसलिए भी पूछा है ताकि मैं ये एक मिथ क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं 1-2 लाख में कोई बिजनेस बताओ, अच्छा, है ना, या 10-20 हजार में बिजनेस बताओ, हाँ। या 5-10 हजार में कोई बिजनेस बताओ। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम उस अमाउंट के डिजिट की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। वो कहते हैं 1-2 लाख में तो कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी 1-2 लाख रुपए में शुरू हो जाती है। ये बात लोग अभी जब सुनेंगे तो कहेंगे आश्चर्यचकित हैं वो लोग। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का काम भी 1-2 लाख में शुरू हो जाता है। पावर ऑफ, पहले यही बता दो, सबसे पहला देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट कितना, हाँ। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, क्या उस बिजनेस की रिसर्च आपने कर ली है। तीसरा, क्या उस बिजनेस को करने के लिए आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। देखिए 2-3 तरीके के इन्वेस्टमेंट है, या तो मनी इन्वेस्ट, कहते हैं ना, हमने वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, लेबर इंटेंसिव मेथड एंड कैपिटल इंटेंसिव मेथड, पूंजी प्रधान तकनीकी, श्रम प्रधान तकनीकी। या तो आप बड़ा व्यापार बड़ी पूंजी लगा के करेंगे या बड़ा श्रम लगा के करेंगे। तो बड़ा श्रम लगा के कैसे होता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सी बड़ी इंडस्ट्री पसंद है। जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मुझे लिफ्ट इंडस्ट्री पसंद है। अब लिफ्ट का टिकट प्राइस बड़ा है, 8-10 लाख से शुरू होती है और 40-50 लाख तक की लिफ्ट होती है। हाई रेज बिल्डिंग है, एक लिफ्ट में काम होगा नहीं, एक लिफ्ट में काम होगा नहीं। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब डिसाइड करो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी करते हैं। बी एसोसिएट पार्टनर विद देम, बिना किसी कॉस्ट के। मैं आप 1-2 लाख रुपए कह रहे थे ना, मैं बिना इन्वेस्टमेंट के बता देता हूं। आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें कि आप मुझे अपने कैटलॉग दें, मुझे ब्रोशर्स दें, मुझे लिफ्ट की इंफॉर्मेशन दें और मैं इसको एडवर्टाइज करूंगा, लीड लेके आऊंगा, सेल्स करूंगा, कन्वर्जन होगा, उसका प्रॉफिट लूंगा। सर हम बाहर की बात छोड़ देते हैं जी। आज का आईबेक्स एक बड़ा नाम है जी, और आप इंडिया डायरेक्टर हैं उसके जी, क्या आप देते हैं? यस बिल्कुल, तभी तो मैंने एग्जांपल भी वही लिया। मैंने कहा था कि ईश्वर को साक्षी मान के बात कर रहा हूँ कि वही कहूंगा जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो आज आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, यस, जुड़ सकता है, बिल्कुल। आप उन्हें सपोर्ट करेंगे बिजनेस करने आपके देखिए, आप कहेगा कि मेरे पास लीड कहाँ से आएंगे। तो अगर आप अपने चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो हर जगह नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, नए घर, कोठी, बंगलो, फार्म हाउसेज या तो बन रहे हैं या रिनोवेशन में है। और आपके पास में तो आपको उस ओनर को आप जानते हैं, उस ओनर से मिलें, उससे बातचीत करें। अगर वो ओनर कहता है कि ठीक है मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो लीड हमारे साथ शेयर करें। उस लीड पर वही काम करेंगे जो हमने करोड़ों की इंडस्ट्री लगा की है, और सेल्स होगी तो सेल्स का प्रॉफिट आपको देंगे। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट नहीं आई ना। अब इसको थोड़े से इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। हाँ जी। कि आप एसोसिएट पार्टनर बने, आपने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, 100 रुपए पर डे, 200, 500, 1000 जो आपकी कैपेबिलिटी। अब आपके पास लीड्स आई, हाँ जी। उस लीड की क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है प्रोडक्ट की। हाँ जी। अब वो लीड पे आपने इंफॉर्मेशन शेयर की और उस लीड को आपने हमें दिया। अब जो काम आप करो, हमने करोड़ों रुपए लगा के किया था, वो काम आपने किया, सेल्स हमने की, कन्वर्जन आया, उसका प्रॉफिट हमने आपको दिया। तो कहां बात रह गई इन्वेस्टमेंट की। आज बड़े बड़े बिजनेस ओनर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको एसोसिएट पार्टनर बनाने के लिए तैयार है बिल्कुल। क्योंकि इंडस्ट्री का किंग वो है जिसके पास सेल है। तो आपने एक बड़ा हैक दे दिया कि आप करोड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, इसके लिए बात पैसे की नहीं है, बात आपके माइंडसेट की। यस, छोटे अमाउंट में जरूरी नहीं कि छोटा ही बिजनेस हो। हाँ जी। छोटे अमाउंट में बड़े से बड़ी इंडस्ट्री को किया सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप किसी बिल्डर से या कोलैबोरेटर से मिलते हैं या डेवलपर से मिलते हैं कि सर मैं आपके 20 फ्लैट बेच सकता हूं।
भाई आप अपने बना के भी तो बेचते, बिल्कुल करोड़ों रुपए लगाते, कंस्ट्रक्शन करते, तब बेचते। तो वो काम हमें अब करना है। आपने लीड जनरेट की, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली, ब्रोशर्स लिए, जानकारी ली और लीड जनरेट की। लीड पर क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दी और वो प्रोजेक्ट विजिट कराया और सेल हो गया। आज देख लीजिए दुबई के प्रोजेक्ट इंडिया में बैठ के कितने लोग बेच रहे हैं। आज पूरे नोएडा में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट ओनर थोड़ी बेच रहे हैं, बिल्कुल एसोसिएट पार्टनर बेच रहे हैं। तो पावर ऑफ एसोसिएशन विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ बिजनेस which can be start in terms of 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़। सिर्फ आपका माइंड सेट है कि मेरे पास तो छोटी इन्वेस्टमेंट और छोटा ही काम करूंगा। 5 लाख रुपए में तो पान की दुकान भी नहीं खुलती है। हाँ, एक ढंग के पान, लेकिन 5 लाख रुपए में आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी यही चाहिए। बड़ी चीज है। तो हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, महिलाओं के लिए आते हैं जी। भारत में संसद में भी 33% महिलाओं का को आरक्षण आरक्षण मिल गया है। तो आज कोई अगर घर से काम करना चाहती है, वो कौन से काम कर सकती है? देखिए, घर से लेडीज काफी सारे काम कर सकती हैं। हाँ। डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट या उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस या उनकी हॉबी या उनका पैशन किस तरह के काम का है। सपोज किसी लेडी का जो पैशन है वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो जरूरी नहीं कि वो अचार बनाएगी तभी बेचेगी। कौन कौन सी कंपनी है जो व्हाइट लेबलिंग करती है, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, कंपनी से रजिस्ट्रेशन किया, ब्रांड बनाया और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा के अपनी लेबलिंग करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सेल जनरेट करना शुरू किया। हाँ जी। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टामार्ट, यूट्यूब, इनके थ्रू तो किया ही किया, साथ साथ उन्होंने करना शुरू कर दिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल जनरेट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि स्टॉक बहुत सारा बनवाएंगे, आप सैंपलिंग करा के सैंपलिंग की फोटोज, वीडियोज, इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाकर भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया जैसे फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। जरूरी नहीं कि आप 1.5 लाख का महंगा लहंगा बनाएंगे तभी उसको ऑनलाइन बेचेंगे। आप देखिए ना कौन कौन से डिजाइनर है, कौन कौन से स्टोर्स हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी फोटोग्राफी वो आपको दे सकते हैं, राइट्स दे सकते हैं, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी सेल्स जनरेट करके, जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर यही तो काम करते हैं कि दूसरे के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, सेल्स लेके आ रहे हैं और कमीशन ले रहे हैं, है ना। आप के अंदर जो भी हॉबी है उससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाकर, उससे रिलेटेड कंटेंट डिलीवर करके, कोई महिला अच्छा हेयर स्टाइल बना सकती है तो वो हेयर स्टाइल बना के दिखा के ही पैसा बहुत अच्छा कमा रही है। कोई महिला अच्छा ड्रेसअप सेंस, एक वीडियो वायरल हुई थी कि साड़ी बांधने के 26 तरीके, तो ये वीडियो वायरल हुई। अब वो लेडी को प्रमोट करने के लिए साड़ी बनाने वाली कंपनी प्रोडक्ट भेजती है, कोलैब करती है उनके साथ में या बार्टर करती है उनके साथ में, जिनका लेवल चैनल बहुत अच्छा हो गया है उनको वो पे करके करवाते हैं। प्रोडक्ट एंडोर्समेंट आज बहुत बड़ा पावरफुल टूल है लेडीज के लिए, जो घर बैठकर काम घर बैठ के कर सकती हैं। टीचिंग आप कर सकते हैं ऑनलाइन। खान सर देखो कितने फेमस हो गए यूट्यूब पर पढ़ाते हुए। और केवल खान सर नहीं, अलग पांडे जी, जो बहुत सारे टीचर्स अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर टीचिंग करके फेमस हो गए। आप एक्टिंग करके फेमस हो सकते हैं, आप कॉमेडी करके फेमस हो सकते हैं, आप जो भी टैलेंट आपके अंदर है उसके जरिए आप फेमस हो सकते हैं। मेरा अगर सवाल था उसने पहले जवाब दिया। अगर कोई टैलेंट नहीं है तो आप जो इंडस्ट्री आपको पसंद है उस इंडस्ट्री के लोगों से कोलैब करें, उनसे पार्टनरशिप करें, एक तरह की उनसे ज्वाइंट वेंचर करें और उनके साथ मिलकर, एसोसिएशन के साथ मिलकर उनके लिए काम करें। जैसे बिल्डर का एग्जांपल दिया, जैसे मॉड्यूलर किचन का एग्जांपल दिया। आज ऐसी कोई महिला ही नहीं है जो किचन में खाना ना बनाती हो, है ना। ड्राइंग रूम में तो खाना बनता नहीं है, वॉशरूम में तो खाना बनता नहीं है, बनता किचन में है। तो हर महिला का एक सपना होता है कि एक ब्यूटीफुल किचन होना चाहिए, ये सुन रहा हूँ। और हर महिला के संपर्क में कोई ना कोई ऐसी महिला है जिनका घर या तो बन रहा है या रिनोवेट हो रहा है या नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक बात है। और उनमें से सबको मॉड्यूलर किचन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट पार्टनर बने, एक एसोसिएट अकाउंट खोले, लीड जनरेट करे, लीड हमारे साथ शेयर करे, हम उस लीड पर काम करेंगे, सेल्स का कन्वर्जन करेंगे। पूरी 5-7 करोड़ की इंडस्ट्री लगी हुई है उस काम को करने के लिए, और सेल कन्वर्ट होते ही सेल्स प्रॉफिट उनके अकाउंट में ट्रांसफर। प्राउडली बोलेगा कि हम मेटास के पार्टनर हैं, वी आर एसोसिएट पार्टनर ऑफ मेटास बोलेगा, कोई पैसा नहीं लगाना, बिल्कुल। सेल हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आएगा उनके पास। मतलब कि आम के आम गुठलियों का दाम एक तरीके से मतलब हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मुझे किस इंडस्ट्री में जाना है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी क्या है, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि एआई हर जगह अपना विकराल रूप ले रहा है जी। आप चाहे बिजनेस की बात करें, सर्विसेज की बात करें, गवर्नमेंट में भी अलग अलग सेक्टर्स में एआई आ गया है, वेबसाइट्स भी आप एआई से बना सकते हो। आपको क्या लगता है कि एआई बिजनेस को कितना डेंट पहुंचाने वाला है? एआई बिजनेस को डेंट नहीं पहुंचाएगा, ना एआई एम्प्लॉयमेंट को डेंट पहुंचाएगा।
कहते हैं ना कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। जरूरत है नई चीजों को सीखने और समझने की। एआई आपके काम को रिप्लेस करने के लिए नहीं, आपको अपग्रेड करने के लिए आया है कि आप एआई का इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा बेहतर काम कर सकें। जैसे बैंक्स में जिस समय पर बही खाते हुआ करते थे, अकाउंट जो होते थे वो हार्ड कॉपीज में हुआ करते थे, उस समय एक खाता नंबर ढूंढने में, खोलने में फाइल बहुत समय लगता था, तो गलतियां भी होती थी। और लोग कहते थे कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो ये बैंक की नौकरी खा जाएगा। तो बैंक से सारे वो लोग आउटडेटेड हो गए जो उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक के एम्प्लॉइज को कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स कराया और अपग्रेड करके उनसे वो काम कराना शुरू कर दिया, है ना। कहते हैं मोबाइल जब आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी। तो एआई एक पावरफुल टूल है जिसको सीखने और समझने की जरूरत है, जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने पर काम करेगा। तो अपनी एफिशिएंसी को टूल के रूप में उसको इस्तेमाल करें, एफिशिएंसी को बढ़ाएं, चीजों को सीखे समझें, काम को कन्वीनियंट बनाएं और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके कम समय में ज्यादा पैसा कमाएं। सर, एआई की वजह से कुछ नए नए बिजनेस भी आ रहे हैं जी, और लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जी। आप कुछ ऐसे बिजनेस पे प्रकाश डाल सकते हैं, 2-3 ऐसे बिजनेस जो कंप्लीट एआई बेस्ड हो? देखो आज के टाइम पर एआई बेस्ड यूट्यूब चैनल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हाँ जी, है ना। आपको मान लीजिए हेजिटेशन होता है कैमरे में आने का, आपको हेजिटेशन होता है माइक के सामने बोलने का, लोगों के सामने बोलने का, या आपकी फैमिली अलाउ नहीं करती कि नहीं हमारे घर की लड़कियां, हमारे घर की बहुएं पब्लिक के सामने नहीं आएंगी। हाँ तो आप एआई वॉइस ओवर लीजिए। आपके पास कंटेंट नहीं है, आप कोई भी सक्सेस की किताब उठाइए, उसके कंटेंट को एआई वॉइस ओवर में कन्वर्ट कीजिए, यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। बिलीव मी कि जो रियल स्पीकर्स हैं उसके कंपैरेटिवली एआई बेस्ड कंटेंट ज्यादा चल रहा है। 100%। मैं आपको ऐड करना चाहूंगा सर, जी। मुझे तमिल नहीं आती है, हाँ। और अभी मैंने एआई में तमिल लैंग्वेज अपना चैनल शुरू किया। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो तरीके बदल रहे हैं, हाँ। आपको जरूरत है तरीकों को अडेप्ट करने की। तो महिलाएं घर बैठकर अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकती हैं, ठीक है ना। ब्रांड एंडोर्समेंट शुरू कर सकती हैं। जैसे यूट्यूब चैनल ग्रो होगा 50 से ज्यादा ब्रांड आपके पास आ जाएंगे। कमाई। और आज ना लोग कहते हैं कि वीडियो वायरल होगी, वो वीडियो वायरल होगी, किसी को नहीं पता कौन सी वीडियो वायरल होगी। बिल्कुल ठीक। सिर्फ जरूरत है लगातार कंटेंट को बनाए रखने की। सलमान खान से किसी ने पूछा कि भाई आप तो इतने बड़े सुपरस्टार हैं और आपकी 10 मूवी हिट होती हैं, लेकिन उन 10 मूवी के हिट होने से पहले कई बार आपकी 4-4, 5-5 मूवी फ्लॉप चली जाती है। तो सलमान खान ने एक बात कही, वही मैं एज इट इज कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जिस समय हमारी मूवी बन रही होती है ना, हमें अगर ये लग जाए कि ये मूवी नहीं चलेगी तो क्या हम उसमें एक्ट करेंगे? क्या मेरा प्रोड्यूसर उसमें इन्वेस्ट करेगा? नहीं। क्या मेरा डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करेगा? मूवी हिट होगी या नहीं ये मेरी ऑडियंस डिसाइड करेगी। आपकी कौन सी वीडियो, कौन सा कंटेंट वायरल होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऑडियंस विल डिसाइड। तो इसीलिए लगातार प्रयास करते रहें। कौन सा प्रयास हिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो लेकिन अगर जो भी हिट होगा वो आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। क्या बात है। मतलब एआई से आप नए बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस के जरिए आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सर, आप आने वाले ट्रेंड को बड़ी जल्दी भाप लेते हैं। जैसे आपने मोबाइल से आप गए मॉड्यूलर किचन की तरफ, फिर आज लिफ्ट बिजनेस में है और भी मल्टीपल बिजनेसेस में है। आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरी बिजनेसेस की, जो बूम करेंगी? देखिए, बिजनेस की कैटेगरीज की अगर बात करें ना, हर कैटेगरी बूम करेगी। अब ये हर कैटेगरी बोलने का मतलब ये नहीं, मैं बताना नहीं चाहता, हर कैटेगरी बूम करेगी केवल और केवल नई स्ट्रेटेजी के साथ। कोई भी कैटेगरी जो आप सोच सकते हैं वो बूम करेगी। फूड इंडस्ट्री यस बूम करेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो खाने के आउटलेट्स का काम तेजी से बढ़ेगा। इस सृष्टि में भोजन एक ऐसी चीज है जिसका व्यापार कभी फेल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की खाने के आउटलेट्स फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी गलत है। भोजन खाना बंद नहीं कर देंगे ना लोग। ठीक बात है। कपड़े का व्यापार कभी ऐसा नहीं होगा कि फेल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों ऐसे ब्रांड हैं जो कपड़े में आते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं और फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो कपड़े का व्यापार भी आगे बढ़ने वाला है जैसे लोग बढ़ेंगे। भूमि से संबंधित व्यापार, नया कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। हर वो चीज जो आप सोच सकते हैं वो लगातार आगे बढ़ेगी। व्हीकल्स में अगर देखें तो ईवी व्हीकल आने वाला फ्यूचर है, उसके बाद सोलर व्हीकल भी आएंगे भविष्य में, लेकिन उस समय पर भी नया बिजनेस होते हुए भी लोग फेल हो जाएंगे। हाँ जी। आप जो बिजनेस सोच सकते हैं उसमें स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करें कि मेरे कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी यूएसपी है जो मैं उसमें लगा सकता हूं। मैंने कोई बिजनेस नया नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो किया कि ये बिजनेस लग्जरी से नेसेसिटी की तरफ जा रहा है, अगर हाँ तो उस बिजनेस में कूद जाना है। तो ये ध्यान रखना, लग्जरी टू नेसेसिटी। लग्जरी टू नेसेसिटी, जो बिल्कुल क्लास से लेकर मासिस तक पहुंचने वाला बिजनेस है, वो बिजनेस आने वाले 10-20 साल तक आपको प्रॉफिट देने वाला है।
एक समय बाद जब स्टैग्नेट होगा तो उसी से संबंधित कुछ नया मार्केट में आएगा, है ना। हम कहते हैं बाइक्स का ट्रेंड है, हाँ जी। एक समय ऐसा आएगा जब ये रोड पर चलने वाली बाइक बंद हो जाएंगी, लोग ड्रोन बाइक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रोन बाइक्स के समय पर भी बहुत लोग उसका बिजनेस करेंगे और फेल हो जाएंगे। फेल स्ट्रेटेजी होती है, राइट स्ट्रेटेजी प्लानिंग करें तो टिक्की गोलगप्पे बेचने वाला व्यक्ति भी बिट्टू टिक्की वाला की तरह पूरे इंडिया में B2W इंडिया बना सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो आपने ड्रोन टैक्सी की बात की, इंडिगो ने अनाउंस किया है कि कमिंग ईयर्स में हम एयर टैक्सीज लेकर आएंगे। ग्रेट। जो दिल्ली से गुड़गांव की समस्या है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। सर, आपने बिल्कुल जीरो से बिजनेस शुरू किया है जी। मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, आप किसी एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे जी। एक सामान्य परिवार से आप आए हैं जी। और आज आप हजारों लोगों को व्यापार दे रहे हैं, एसोसिएट के रूप में आप उन्हें बिजनेस भी दे रहे हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही? कुछ आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब लाइफ में सक्सेस की परिभाषा देखते हैं ना, तो सक्सेस का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं होता, एक तरफ बढ़ता हुआ नहीं होता, उसमें अप एंड डाउन आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन मूवीज की तरह या डायरेक्ट सेलिंग के सुपरस्टार्स की तरह, हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के लोग गुस्सा भी हो जाएं, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, सुपरस्टार जो होते हैं ना, जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, लोग उनकी सक्सेस को देखते हैं पर उनके नंबर ऑफ ईयर्स को नहीं देखते। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, उन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाए हैं। लाइफ की जर्नी जो होती है ना, वो अप एंड डाउन होती है। 1999 में जब मैं अपने करियर की मैं शुरुआत कर रहा था, तो होम ट्यूशन पढ़ाना चाहता था बेसिकली किसी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आप केवल और केवल वही व्यापार करते हैं जो आपके दायरे में आपको दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात। मैं ऑडियंस से भी ये बात कहता हूं कि आज आप जिस भी बिजनेस में है ना, वो केवल इस वजह से नहीं कि आप उस बिजनेस में आए थे, वो इस वजह से हैं आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो उस तरह के व्यापार में थे। आप गांधीनगर मार्केट में रहते हैं, आपको चारों तरफ कपड़े का व्यापार दिखाई देगा, आप भी कपड़े का बिजनेस, आप सोचोगे कपड़े में होलसेल कर लूं, रिटेल कर लूं, फैब्रिक का काम कर लूं, ट्रेड कर लूं, इंपोर्ट कर लूं, रेडीमेड गारमेंट बना लूं, है ना। आप चांदनी चौक में रहते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इससे रिलेटेड, हमारा सराउंड बताता है कि हम किस इंडस्ट्री में जाएंगे। तो मैं ट्यूशन टीचर्स के बीच में पढ़ता था, मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो मुझे लगता था यही एक बिजनेस है जो मैं कर सकता हूँ। अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क्स थे, तो आई डिसाइडेड टू टीच अकाउंट्स इन 1999। पर पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए, एक अच्छे प्लेयर को खेलने के लिए पिच तो चाहिए ना, 100% ग्राउंड तो चाहिए। तो मैं अपने कोचिंग टीचर के पास गया कि सर मुझे अकाउंट्स पढ़ाना है। उन्हीं के पास गया जो खुद अकाउंट्स पढ़ाते थे मुझे। तो उन्होंने कहा अगर बेटा तू अकाउंट पढ़ाएगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा सर ये आप सोच रहे हैं ऐसा, आपको ही सोचना चाहिए कि एक और ब्रांच खोलते हैं, चलो वहां भी अकाउंट्स पढ़ाएंगे, यहाँ मैं पढ़ाऊंगा वहां तुम पढ़ाना। उन्होंने कहा बेटा पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस जीरो से शुरू होता है, 10 साल 15 साल 20 साल से नहीं, शुरुआत जीरो से होती है। तो कहने का मतलब रिजेक्शन कर दिया। बट रिजेक्शन से जो हार जाते हैं वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे लगा कि अपने आसपास कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां बात करते हैं। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं सभी में गया, इंटरव्यू दिया। अब आज अगर मैं ऐसा दिख रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, आज 2025 चल रहा है, तो 1999 मतलब 26 साल पहले मैं कैसा युवा दिखता हूँगा ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। हल्की हल्की मूछें जैसे होती हैं बच्चों की। तो मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में गया उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझसे किसी ने डायरेक्ट रिजेक्ट किया, किसी ने कहा कि ठीक है कल बताएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। अब ना तो मेरा एड्रेस लिया, ना मेरा कोई कांटेक्ट नंबर लिया, तो मुझे कैसे बताएंगे, मतलब रिजेक्शन। तो आई वाज थिंकिंग कि करूं क्या। तो मैंने दीवार पे एक डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट देखा, सो एंड सो बीमारी का इलाज कराएं, इस नंबर पे संपर्क करें। मैंने कहा जब डॉक्टर कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। मैंने वॉल पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया। एक पेंट का डब्बा लिया, ब्रश लिया और दीवारों पर लिख दिया ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट। मैंने कहा अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। फिर एक लेडी की कॉल आई कि जी बेटी के लिए अकाउंट्स के ट्यूशन हमें अपने टीचर को हायर करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ गया, मैंने ट्रायल क्लास दी, अपनी एबिलिटी का 100% दिया और वो होम ट्यूशन मुझे मिल गई। मैंने कहा कि अच्छा तो जब भी खेल पाएंगे जब प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। होम ट्यूशन पढ़ाने में मैं ये समझ गया कि होम ट्यूशन एक ऐसा काम है जहाँ पर आपको अपना समय बेचना है। मुझे लगा नहीं खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है। नेक्स्ट ईयर 1 साल होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोला, अपने घर पे ही ऊपर रूम में बना के तैयार किया और पढ़ाना शुरू किया। मैं पहले ही साल ये समझ गया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो 6 महीने का बिजनेस है, 6 महीने खाली रहते हैं। आजकल की तरह नहीं है पूरे साल बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। एग्जाम आते तभी पढ़ते थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के बाद कोचिंग खाली। तो मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। तभी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम आई ना, देखो आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान सब देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम आई। ये नहीं सोचा कि होम ट्यूशन छोड़ते हैं, इसका अपग्रेड वर्जन क्या है, खुद का इंस्टीट्यूट।
अपने सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, कोचिंग फुल हो गया, हम्म, तो लगा इसका अपग्रेड वर्जन क्या है, जो मैं नहीं पढ़ाता वो भी पढ़ाऊंगा मेरे टीचर्स के जरिए। तो हाँ। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की कोचिंग हमने शुरू कर दी। एक ही गली में 21 कमरे मैंने किराए पर ले लिए, ऐसा लगता था यूनिवर्सिटी बना दी यहाँ पर। ज्ञान इंस्टीट्यूट, ज्ञान इंस्टीट्यूट, ज्ञान इंस्टीट्यूट, ज्ञान इंस्टीट्यूट। 2001 आते आते 1999-2000 की बात है, 2001 में ही मैं समझ गया कोचिंग सेंटर 6 महीने तो खाली रहता है। हम्म, तो आई वॉज सर्चिंग समथिंग न्यू। देन मेरे लाइफ में इंसिडेंट हुआ, मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया, जिससे ठीक कराया उसने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे लगा मैं 1 महीने पढ़ाता हूँ तो 2000 लेता हूँ, इसने 1 मिनट में 2000 ले लिए। तो मैंने उससे सीखा, प्रॉब्लम आई ना, प्रॉब्लम हाँ, से मैंने एक अपॉर्चुनिटी को सर्च किया और 3 महीने में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें, ये एडवर्टीजमेंट निकाला। मेरा पहला बैच 40 लोगों का बना, 25,000 रुपये फीस। तो कितनी होगी? 10 लाख रुपए फीस एक बैच से। जितना आप ट्यूशन से जितना मैं सारे ट्यूशन से कमाता रहा उतना एक बैच से। और फिर मेरे 4 बैच बने, 40 लाख रुपए 3 महीने की फीस। फिर मुझे समझ में आया इसका रिप्लिका करते हैं फ्रेंचाइजी। सिंस 1999 मेरे यूट्यूब पर 17 साल पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ज्ञान इंस्टीट्यूट मोबाइल रिपेयरिंग करें, कॉन्टैक्ट फॉर फ्रेंचाइजी। हम फ्रेंचाइजी बिजनेस करते चले गए और अपने लोगों को सिखाते चले गए फ्रेंचाइजी कैसे करना है। यहाँ कोच की जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ जी, कि मैं कोच नहीं था, लेकिन मैं लोगों को ये सिखाता था, अपने दोस्तों को, कि देखो मैंने फ्रेंचाइजी किया, आप भी करो। जो तकलीफ मुझे आई आपको ना आएगी अगर आप ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो करते करते एक कोच के रूप में एस्टेब्लिश हो गए कि ये पर्सन फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं और मंच पर बोलने की कला सिखाते हैं, क्योंकि बोल ही नहीं पाओगे तो बेच कैसे पाओगे। ठीक बात है। तो वहां से जर्नी आगे चलने लगी। प्रॉब्लम्स ही सॉल्यूशन लेके आती हैं। 2009 में मोबाइल रिपेयरिंग नीचे जाने लगा। क्यों? क्योंकि चाइनीज फोन आ गए मार्केट में। तो प्रॉब्लम आई ना लाइफ में, आपका ग्राफ नीचे आया। अब आपने सर्च करना शुरू किया, अब क्या करें? देन वी टेक अप द नेक्स्ट लेवल। 2012 में हमने मॉड्यूलर किचन शुरू किया। 12 से लेकर 22 तक 10 साल मॉड्यूलर किचन में भरपूर पैसा हमने कमाया। 2015 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और समझ में आया कि फ्रेंचाइजी बना के तो आगे बढ़ते हैं, पर इसकी स्पीड भी स्लो है। अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टर्स आ जाएं तो वो इन्वेस्टर आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, क्योंकि वो ना केवल पैसा देंगे, अपना नेटवर्क भी आपके सामने खोल देंगे। हम लगातार आगे बढ़ते चले गए। 2023 में हमने लिफ्ट एलिवेटर शुरू किया। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करना शुरू किया। डीएमआरसी, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू किया, हाई रेज में भी किया और लगातार करते जा रहे हैं। 2028-29 के सेशन में हम लोग आईपीओ लिस्टेड हो जाएंगे, तब भी सीखते रहेंगे कि नया क्या करना है। तो जर्नी सबकी लाइफ की ऐसी होती है। असफलताएं ज्यादा आती हैं जीवन में, पर असफलताओं के समय पर हम नई अपॉर्चुनिटी को अगर खोज लेते हैं और ये जान लेते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, प्रेडिक्टेबिलिटी रख लेते हैं, तो कामयाबी के चांसेस होते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि एक आदमी जो बिजनेस करता है और सोचता है कि मैं 100 करोड़ का बिजनेस बनाऊंगा जी, वो ऐसी क्या गलती करता है कि वो अपने स्टार्टिंग ईयर में कोलैप्स कर जाता है? वो ना मैनेजमेंट नहीं बना पाता अपना, जो मतलब आपने बताया। अपनी टीम नहीं बना पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीम बनाने की होती है। और एक जो गलती करता है ना, वो पूरे बिजनेस के सारे ऑर्गन्स में से कुछ एक चीज को फोकस करता है। जैसे एक बच्चे की बात करता हूँ, मान लो आप एक बच्चे से मिलते हैं, वो 5 साल का है और ठीक तरीके से उसकी हाइट बढ़ रही है, सब कुछ सामान्य बच्चा है। अगले 10 साल में उस बच्चे की हाइट ना बढ़े लेकिन मानसिक रूप में वो विकसित हो जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बोना। या दोबारा कहता हूं, 5 साल से अगले 10 साल में वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट बढ़ने लग जाए उसकी, और मानसिक विकास वही रहे 5 साल वाले का, तो क्या बोलेंगे? मंदबुद्धि और जाइंटिज्म हो गया इसको, मतलब शरीर विकसित हो गया। या अगले 10 साल में, 5 साल का था वो, अगले 10 साल में उसके हाथ लंबे होते चले जाएं, पैरों की लंबाई ना बढ़े, तो क्या लगेगा? वनमानुष की तरह लंबा, मतलब विकृत हो गया वो एक तरह से। तो कहने का मतलब, यदि हम अनुपातिक रूप में नहीं बढ़ रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। एक अच्छा व्यक्ति 10 साल बाद जिस पर्सनैलिटी में आना चाहिए, वो अनुपातिक रूप में सब कुछ बढ़ना चाहिए। उसकी हाइट भी बढ़नी चाहिए, उसका फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होना चाहिए, मतलब फेस लुक भी मैच्योर होना चाहिए, और उसी रेशियो में उसका माइंडसेट आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी। तो वो व्यक्ति विलक्षित व्यक्ति ना बन जाए, इसीलिए जरूरत है सर्वांगीण विकास। और यही बिजनेस की प्रॉब्लम है, हम एक चीज में विकास कर लेते, मैन्युफैक्चरिंग की तेरे भाई को फुल नॉलेज है, माल बना सकता हूं ऐसा जो ना बना सकता हो कोई इस दुनिया में, लेकिन ब्रांड नहीं बना पाया, इसीलिए वो ब्रांड को सप्लाई करता है। मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं मैं बाटा को सप्लाई करता हूँ, कई ऐसे हैं जो कहते हैं मैं रूपा थर्माकोट को सप्लाई करता हूँ, मैं ऐसा फैब्रिक बनाता हूँ कि एडिडास में मेरा मटेरियल जाता है, प्यूमा में मेरा मटेरियल जाता है। कुछ लोग कहते हैं मारुति के स्पेयर पार्ट्स हम बनाते हैं, तो मारुति में जो स्पेयर पार्ट 10,000 का बिक रहा है वो 2,000 का बेचता है मार्केट में,
सेकंड लेवल हाँ मार्केटिंग, जी। क्योंकि मारुति ब्रांड है, प्रोडक्ट एक ही है, बन मेरी फैक्ट्री में ही रहा है, हम्म, पर मैं ब्रांड नहीं बना पाया। तो जो लोग वाइट लेवलिंग कर रहे हैं, उनका वाइट लेवल किया हुआ बहुत महंगा बिक रहा है। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको ऑर्गेनिकली सब चीजों को ग्रो करना है, सेल्स को ग्रो करना है, मार्केटिंग को ग्रो करना है, बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है। अनुभव बढ़ने के साथ साथ यदि अनुपातिक रूप में सब कुछ नहीं बढ़ रहा तो आप घट रहे कहीं ना हैं, कहीं दिक्कत तो आप घट रहे हैं, तो आप घट रहे हैं बिल्कुल। है ना। तो सब कुछ ऑर्गन, जैसे बॉडी बड़ी होती है ना, शरीर का विकास होता है, ऐसे ही विकास व्यापार का होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, मार्केटिंग भी बढ़े, ब्रांड लेवल भी बढ़े, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो जब सारे पैरामीटर्स पे एक साथ काम करेंगे तब बिजनेस में आप बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे, वरना एक लेवल पे जाने के बाद बच्चा विकृत हो जाएगा। बहुत शानदार बात कही आपने। जो सक्सेस हासिल की है जी। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, और आप क्या कहेंगे ऐसी कौन सी वो आदतें थी जिनकी वजह से आज आपका बिजनेस इस लेवल तक पहुंच पाया? देखो, बिजनेस में सक्सेस का अगर मैं श्रेय दूं तो सबसे पहले तो मैं समर्पित करता हूं ईश्वर को। ये बात कि उन्होंने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी और मुझे ऐसा बनाया कि मैं उस चीज़ों पर विचार में ला सकूं। दूसरा श्रेय देता हूं मैं अपने माता पिता को, जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया कि बेटा जो कुछ करना है ना, वो अपनी सोच समझ से करने के साथ साथ अपने से बड़ों से चीज़ों को सीख कर समझ कर करना है। अगला श्रेय मैं देता हूं मेरे उन हर गुरुओं का, जिन्होंने हर स्तर पर मेरा मार्गदर्शन किया। अगर 1 लाख लोग मुझे फॉलो करते होंगे, 10 लाख लोग मुझे फॉलो करते होंगे, तो मेरे भी ऐसे गुरु हैं जिनसे मैं चीज़ों को सीखता हूं और समझता हूं। अगला मैं श्रेय देता हूं उन सभी साथियों का जिन्होंने हर स्तर पर मेरा साथ दिया। मेरे ज्ञान इंस्टीट्यूट 1999 के टीचर्स आज भी मेरी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। आप मेरे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे 20-20 साल के, 19-19 साल के, आज वो खुद 50-50, 40-40 साल के हो गए हैं, उनके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, वो आज भी मेरे साथ हैं। ये सबसे बड़ी काम तो उनका श्रेय, उनका साथ जिससे हमने विकास किया। और श्रेय देता हूँ सृष्टि के हर उस कण को जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। श्रेय देता हूँ आप जैसे अच्छे मित्रों का, जिनकी वजह से हम अपनी बात को आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। श्रेय देता हूँ आप सभी लोगों को जो इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं सीख कर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़े। सर आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैं आपको पिछले 12-13 साल से जानता हूँ जी, और मैंने देखा है कि 12-13 साल से आपकी उम्र घट रही है। तो इस सवाल के बिना ये पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा। तो ये एंटी एजिंग फार्मूला क्या है? अरे भाई, ये आपने अब दिल की बात पूछ ली है, अब बिजनेस की बात हो गई कंप्लीट। देखिए क्या होता है, सफलता की चाहत में हर व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा दांव पर लगाता है वो होती है उसकी हेल्थ। कुछ पाने की चाहत में जो वो खो बैठता है वो होती है उसकी हेल्थ। कुछ हासिल करने की चाहत में जो सब कुछ छोड़ने के लिए वो तैयार है वो है उसकी हेल्थ। लेकिन एक समय पर जब आपको वो सब कुछ हासिल हो जाता है ना, तब आपको लगता है यार अब मैं उस लायक नहीं रहा कि मैं इन सब का इस्तेमाल कर सकूं। यस और नो? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्टोरी मैंने सुनी, और वो शायद आज ये यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों ने सुनी होगी कि बाज की उम्र जब 40 वर्ष की हो जाती है, उसके पंख भारी, चोंच मुड़ी हुई और पंजे शिकार करने में असमर्थ होते हैं। वो ठीक से उड़ नहीं पाता, उसके मरने की नौबत आ जाती है। फिर बाज एक चट्टान पर जाकर अकेले में अपने अपने चोंच को मार मार कर तोड़ देता है, पंजों को मार मार के लहू लुहान करके तोड़ देता है। फिर टूटी हुई चोंच से एक एक पंख को उखाड़ देता है, जो बहुत दर्दनाक पीड़ा देता है उसको। लेकिन अगले 3 महीने बाद बाज की नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं, हल्के पंख, तेज चोंच, शार्प नए पंजे, और उसको लेकर अगले 40 साल तक ऊंची उड़ान उड़ता है। ये कहानी सबने सुनी है, मैंने भी सुनी थी। तो वो बाज में मुझे मैं दिखाई दिया कि बाज की उम्र जब 40 साल हो जाती है, तो मैंने कहा 40 शुक्र हुई नहीं है, 39 साल। फिर मैंने डिसाइड किया अगर बाज ने 40 पे किया तो हम 1 साल पहले करेंगे। सो आई डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म। गजब, मतलब कि आप देखिए इंडस्ट्री के बाज ऐसे ही बना जाता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको पीड़ा झेलनी पड़ती है, आपको सबको सक्सेस नजर आती है, सक्सेस के पीछे की पीड़ा भी है। वो भी जब आप समझोगे तभी आप अपनी इंडस्ट्री के पायनियर बन पाओगे, जिस तरीके से सर आप आज हैं। और सर हम इस पॉडकास्ट के बिल्कुल अंतिम दौर पर हैं जी। और मैं आपसे 4 पंक्तियां जरूर सुनना चाहूँगा। बहुत सारी पंक्तियों से लोग मोटिवेटेड होते हैं, शायद ही बहुत कम लोगों को पता है कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं। और मोटिवेशनल आप बहुत अच्छी कविताएं मैंने सुनी है आपकी। तो कोई भी एक कविता का कोई 4 लाइन अगर आप सुनाना चाहें। देखो, मैं जो कविताएं लिखता हूँ बेसिकली वो मेरी लाइफ की रियल स्टोरी होती है। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, कहते हैं फ्रेंचाइजी बनाना है, डीलर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना है, सबको बड़ा मजा आता है सुन के कि यार आज मैंने बिजनेस बनाया, उसके फ्रेंचाइजी बनाऊंगा बहुत सारे।
और जब वो प्रपोजल लेके किसी के पास जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, कहता है यार ये तो चला ही नहीं। लेकिन अगर विश्वास माने, अगर आप पहले 100 लोगों तक अपने रिजेक्शन को झेलने के लिए तैयार हैं और हर रिजेक्शन से अपने प्रपोजल को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, तो आप 100वीं लीड पर पहुंचने से पहले ही फ्रेंचाइजी बना लेंगे। ये मेरी गारंटी है, इसका मैंने प्रैक्टिकल किया है। 64 टाइम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, पर 65th पर्सन जो था वो मेरा फ्रेंचाइजी बना। और उसके बाद में वो सारे लोग जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, जब मेरे बहुत सारे फ्रेंचाइजी हो गए तो उनमें से भी लोग बदल के आए, यार तो वही बंदा है जो हमारे पास पहले आया, बिल्कुल ठीक है, इसे कांटेक्ट करो। तो फिर मैंने कविता लिखी कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते। इसे ना फ्रेंचाइजी बिजनेस से जोड़ते हैं कि भाई मैंने प्रपोजल बनाया, उस प्रपोजल को मैं लोगों के पास लेके गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेकार बिजनेस है। तो क्या हुआ, हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं, क्योंकि सपने दिखते हैं रात को। तो फ्रेंचाइजी बनाएंगे, हाँ यार ये इसने रिजेक्ट कर दिया ना, कल किसी और से मिलेंगे, परसों किसी और से मिलेंगे। जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं, उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूं दिन के उजियारों में। हर रोज सोचता हूं शाम को कि नया प्रपोजल दिखाऊंगा। उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूं दिन के उजियारों में, और सपनों की बात किया करता हूं हर सड़क गली चौबारे में। जहां जाएंगे प्रपोजल जरूर देंगे। आंसू तो मेरे सूख चुके, भाई पहली बार रिजेक्ट हुआ तो बड़ा रोना आया यार, मेरा तो इतना बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल फेल हो गया, इसने फेल कर दिया जो कि इसने खोला भी नहीं है, देखा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि आंसू तो मेरे सूख चुके, क्योंकि एक नहीं 64 बार रोया। आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हस्ती है कहीं नहीं। पर सपनों का मालिक दिल, अरमानों का मालिक दिल कहता है मत रो ऐ नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही पर तू मंजिल से दूर नहीं। जब मंजिल वो मिल जाएगी ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश पे होंगे कदम तेरे शोहरत तुझको मिल जाएगी। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा। जीवन में बस ये छोटी छोटी बातें अपना लीजिए, आप स्ट्रेटेजी बना लीजिए अपने बिजनेस की, आप कभी फेल नहीं होंगे। सक्सेस कितनी मिलेगी ये तो आपकी मेहनत तय करेगी। आज अमित महेश्वरी जी फाउंडर ऑफ मेडास ओवरसीज, काइबेक्स के इंडिया डायरेक्टर हैं। इन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस भी किए हैं, कोचिंग भी की है। आपने इनकी स्टोरी जानी, आपने इनसे सीखा कि कौन सा बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है। तो आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करिए। आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दी है, आपको मॉड्यूलर किचन की भी, साथ साथ में काइबेक्स की भी। इसके लिए मैं सर का नंबर भी आपको दे दूंगा, जो इनकी टीम का नंबर होगा। आप कॉल करके बातचीत करिए, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे शानदार मौका आपको नहीं मिलना है। सर आपने स्पेशली समय निकाला और इतने शानदार तरीके से आपने लोगों को नॉलेज दी, इसका आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आशीष भाई आपका। और एक बात यहाँ आपके व्यूअर्स के लिए भी बोल देता हूँ कि ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना, इन सब के पीछे जो लोग हैं वो हैं वो मेंटोर्स जिन्होंने मुझे हर स्तर पर गाइड किया। आपके साथ, आपके पास इस चैनल के माध्यम से आशीष जी जैसे मेंटोर हैं जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल, डीलरशिप मॉडल, सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल, C&F मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग और हर वो तरीका जिससे आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और पावर ऑफ नेटवर्किंग भी। आज आशीष जी के प्लेटफॉर्म पर लगभग 1200 से ज़्यादा ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनसे आपका कोलैब हो सकता है, जिनसे आपकी मीटिंग हो सकती है, जिनसे डायरेक्ट CEO लेवल पर आपकी मेल मुलाकात हो सकती है। तो ज़रूरत है अपने आप को अपने मेंटोर के प्रति समर्पित करने की। यदि आप किसी भी मेंटोर को अपने आप को समर्पित करेंगे तो आपका मेंटोर आपको वो देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। तो आशीष जी से ज़रूर मिलें, इनके चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, और ज़रूरत पड़े तो इनके इतने इवेंट्स होते हैं उस इवेंट को पार्टिसिपेट करें एज ए पार्टिसिपेंट, एज ए एग्जीबिटर, एज अ जो स्टॉल लगाते हैं उस स्टॉल को पार्टिसिपेट करें। जिस भी तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे आपको बिजनेस मिलेगा, आपको नेटवर्क मिलेगा, और नारायणी सेना से बढ़िया आपको भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे जो आपका हाथ पकड़ के आपको सारी सेनाओं से मिलवा देंगे। तो आशीष जी से ज़रूर किसी न किसी इवेंट के माध्यम से कांटेक्ट करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। और मैं हर किसी को कहता हूँ मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी कोचिंग में भी और 1-to-1 भी बहुत कुछ जाना है। और आपके पास ये मौका है सीखने का, क्योंकि हर इंसान की कहानी भी कुछ सिखाती है, और यहाँ तो ये खुद से है। तो आपने समय दिया, इतना कुछ नॉलेज दी लोगों के, इसके लिए आपका थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।